1920 में इंडियन नेशनल कांग्रेस का सेशन कहां पे हुआ था, वो आपको कमेंट सेक्शन में बताना है। अभी जो चीजें गलत हो रही है उनको सुधारते हुए चलना है, भविष्य अपने आप सही हो जाएगा। देखिए बहुत ही शानदार क्वेश्चन है, सिर्फ ऐसा नहीं कि रोलक टेस्ट कब हुआ था 1919 याद रख लिया और काम खत्म हो गया, ऐसे नहीं। हेलो बच्चों, कैसे हैं आप सब? आई होप आप सब अच्छे होंगे, आपकी स्टडीज बहुत ही जबरदस्त चल रही होगी। मेरा नाम है इंजमाम खान, योर सोशल साइंस फैकल्टी। वेलकम टू मोशन फाउंडेशन यूट्यूब चैनल। जैसा कि आप देख पा रहे होंगे कि आज हम बात करने वाले हैं सीबीएसई के जरिए जो दिया गया है सैंपल क्वेश्चन पेपर। सीबीएसई की एग्जाम डेट आ चुकी है, 10th बोर्ड की एग्जाम डेट्स आ चुकी है, जिसमें सोशल साइंस का आपका पेपर होने वाला है 7 मार्च को। तो आज हम डिस्कस करने वाले हैं इस सैंपल क्वेश्चन पेपर को। मतलब इसमें हम सॉल्यूशंस नहीं करेंगे, हम इसमें सिर्फ डिस्कस करेंगे कि किस क्वेश्चन को किस तरीके से हम अटेम्प्ट कर सकते हैं, क्या डूज होने चाहिए 10th बोर्ड एग्जाम्स के लिए, क्या डोंट्स होने चाहिए, क्या चीजें करें जिससे हम ज्यादा नंबर स्कोर कर सकते हैं, वो क्या चीजें अवॉइड करनी है जिससे कि जहां से हमारे नंबर कम से कम कटें और हम ज्यादा से ज्यादा हाईएस्ट मार्क्स को अचीव कर सकें। उसके हिसाब से आज ये हमारा वीडियो रहने वाला है, या आज का हमारा जो सेशन है ये रहने वाला है। छोटा सा ही सेशन रखेंगे, सैंपल क्वेश्चन पेपर को बेस बनाते हुए चलेंगे और आपको समझाने की मैं यहां पे कोशिश करूंगा कि क्या चीजें आपके लिए फायदेमंद होगी एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से, और क्या चीजें हैं जो कि एक बच्चा बार बार बोर्ड एग्जाम्स में गलती करता है, उन चीजों को भी हम देखेंगे और यहां पे उसमें सुधार करने की कोशिश करेंगे। तो बिना किसी देरी के हम क्या करते हैं, सेशन को स्टार्ट करते हैं और इस सैंपल पेपर को बेस बना के हम समझने की कोशिश करेंगे कि क्या क्या चीजें गाइडलाइंस रहती है और क्या क्या चीजें हमें फॉलो करनी चाहिए, जिससे कि हम एक बहुत ही शानदार और बहुत ही जबरदस्त मार्क्स अचीव कर सकते हैं। एसएसटी के अंदर 100 आउट ऑफ 100 भी इसमें लाए जा सकते हैं, उसमें कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। तो जैसा कि बच्चों आप सभी जानते हैं कि जो एसएसटी का आपका पेपर रहने वाला है वो कितने मार्क्स का रहने वाला है बच्चों? 80 मार्क्स का रहने वाला है। 20 मार्क्स जो कि है ना आपके प्रैक्टिकल्स वगैरह के जो होते हैं वो है, जो थ्योरेटिकल एग्जाम आपका रहने वाला है वो है 80 मार्क्स का रहने वाला है। और इसमें टाइम अलाउ होता है आपको 3 आवर्स का, यानी कि 3 घंटे के अंदर आपको 80 मार्क्स का क्वेश्चन पेपर अटेम्प्ट करना रहता है। और ये बात सभी आप लोग अच्छी तरीके से जानते हैं। बात हम करते हैं सेक्शंस की, है ना, पूरी तरीके से समझने की कोशिश करेंगे कि पेपर में क्या क्या चीजें हैं। देखिए ये जो आपका पेपर आएगा जो एसएसटी का, हम स्पेशली बात कर रहे हैं सोशल साइंस के पेपर की, 10th बोर्ड की जो आपका पेपर आने वाला है उसमें 37 क्वेश्चंस होंगे। हाउ मेनी क्वेश्चंस आर देयर बेटा? 37 क्वेश्चंस उसमें आपके रहने वाले हैं, जिसे 6 सेक्शंस में बांटा हुआ है, ए बी सी डी ई एंड एफ। ठीक है, 37 क्वेश्चंस आपको इस क्वेश्चन पेपर के अंदर मिलेंगे, जिनको 6 सेक्शंस में बांटा हुआ है, ए बी सी डी ई एफ करके इस सेक्शंस को बांटा हुआ है। सेक्शन ए पे फोकस करना है। सबसे पहले क्या बात करनी है, सेक्शन ए पे फोकस करना है। क्या बोल रहा है सेक्शन ए? यानी कि 1 से लेकर 20 क्वेश्चंस तक। क्या बात करी हमने? जो 37 क्वेश्चंस आपके रहने वाले हैं उसमें 1 से लेकर जो 20 क्वेश्चन होंगे वो एमसीक्यू टाइप के होंगे, यानी कि 1 मार्क्स ईच होंगे। क्या लिखा हुआ है? एमसीक्यू होंगे, यानी कि मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन होंगे, और हर एक क्वेश्चन का मार्क्स कितना होगा? 1 मार्क होगा। यानी कि यहाँ पे 20 क्वेश्चंस कितने मार्क्स के हो जाएंगे बेटा? 20 मार्क्स के यहाँ पे 20 क्वेश्चंस आपके रहने वाले हैं। 21 से लेकर 24, जो 21 से लेकर 24 आपके क्वेश्चंस होने वाले हैं वो वेरी शॉर्ट आंसर टाइप के होंगे, जिसमें आपको हर क्वेश्चन के कितने मार्क्स मिलेंगे? 2 मार्क्स के। यहां पे सबसे मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट होती है बच्चा, जो आपको ध्यान रखना है, जो सबसे ज्यादा बच्चे गलती करते हैं। साफ लिखा हुआ है, आंसर टू ईच क्वेश्चन शुड नॉट एक्सीड 40 वर्ड्स। बच्चों सबसे बड़ी गलती यही करते हैं बच्चे, लास्ट में आके कहते हैं, बहुत सारे बच्चे ऐसा कहते हैं, सर हमारा एसएसटी का पेपर छूट जाता है, थ्योरेटिकल पेपर है, लिखना बहुत पड़ता है, पता नहीं पड़ता है कितना लिखना है कितना नहीं लिखना है। अरे सीबीएसई ने दे तो रखा है आपको। सीबीएसई ने क्या दे रखा है? सीबीएसई ने साफ बोल रखा है कि जो वेरी शॉर्ट आंसर क्वेश्चन है उसमें 40 वर्ड से ज्यादा एक्सीड नहीं होने चाहिए। तो फिर किस बात का डाउट आ रहा है आप लोगों को? जब साफ लिख दिया है कि 40 वर्ड से ज्यादा का आंसर नहीं होना चाहिए तो काउंट करना आपको आता है। ठीक है, आप कर सकते हैं, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। आपने मॉक टेस्ट पेपर दिए हैं काफी सारे, और नहीं दिए हैं तो अभी टाइम बच रहा है, उसमें देना शुरू कर दो, सैंपल पेपर देना शुरू कर दो, आपको पता पड़ जाएगा 40 वर्ड्स कितने होते हैं। तो जब लिखा हुआ है 40 वर्ड्स में आपको आंसर देना है, तो क्यों समय बर्बाद करने में लगे हुए हो अपना? 40 वर्ड्स को कंप्लीट करो और फटाफट नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ो। अगर इस तरीके से अगर आप क्वेश्चन को लिखते हैं, क्योंकि मैंने बहुत से बच्चों को देखा है, बहुत से बच्चे क्या करते हैं, वेरी शॉर्ट आंसर में भी आंसर ऐसा लिखते हैं कोई 5 मार्क्स का आंसर लिख रहे हो। अरे पूछा जब वेरी शॉर्ट आंसर है तो ज्यादा से ज्यादा 2 पॉइंट 3 पॉइंट बात खत्म, मेन हेडिंग लिखी, उनकी आंसर लिखी और काम खत्म कर दिया। लेकिन नहीं, पूरी की पूरी लंबी लंबी लाइनें लिखने लग जाएंगे, जो पूछा नहीं है वो भी लिखने लग जाएंगे, तो जाहिर सी बात है पेपर छूटेगा और जाहिर सी बात है नंबर भी यहां पे आपके डिडक्ट होंगे। तो समझना क्या है बच्चों, जब वेरी शॉर्ट आंसर में साफ लिखा हुआ है 40 वर्ड्स में आंसर लिखना है, तो 40 वर्ड्स में आंसर को लिखो और आगे बढ़ो ना, किस चीज का झंझट पाल रहे हो। चलिए ठीक है,
सेक्शन सी देखते हैं बच्चों हम। सेक्शन सी क्या है, 25 से लेकर 29 तक जो क्वेश्चन होंगे वो होंगे आपके शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चन। 3 मार्क्स का ईच होगा ना, हर क्वेश्चन के कितने आंसर के कितने मार्क्स मिलेंगे आपको, 3 मार्क्स मिलने वाले। याद रहना ये चीज फोकस करनी है, 60 वर्ड से ज्यादा इसमें आंसर नहीं लिखने हैं। अगर इस चीज के अकॉर्डिंग अगर आप अपना पेपर करने लग गए तो मान लीजिए मेरी बात बच्चों, ये गारंटी है कि आपका टाइम से पहले ही पेपर कंप्लीट हो जाएगा, और जो बचा हुआ टाइम है उसमें अपने पेपर को एक बार आप रिव्यू कर सकते हो, और जो जो मेन हेड पॉइंट्स हैं उसको आप अच्छे से अंडरलाइन करके हाईलाइट भी कर सकते हो, क्योंकि जितनी अच्छा आपका प्रेजेंट करने का तरीका होगा, जितनी अच्छी आपकी आंसर कॉपी होगी, उतना ही अच्छे मार्क्स आपको एग्जामिनर देने वाला है। अगर इस अकॉर्डिंग 40 वर्ड्स लिखा है तो 40 वर्ड्स के अंदर अंदर आंसर खत्म करना है। अगर एस फॉर्मेट से, इस फॉर्मेट से अगर आप पेपर को मतलब पेपर कंप्लीट करते हैं तो आपके पास इतना टाइम बच जाएगा एग्जाम कंप्लीट होने के बाद या पेपर कंप्लीट होने के बाद कि आप अपने आंसर्स को एक बेहतर क्या कह सकते हैं, प्रेजेंटेशन से हम ये कह सकते हैं प्रेजेंट कर सकते हैं। एक अच्छे जैसे जो जो मेन हेड पॉइंट्स हैं उनको हाईलाइट कर दिया, कुछ मैप्स बनाने हैं छोटे मोटे वो बना लिया, उस पर भी हम आगे डिस्कस करेंगे कि किस तरीके से मैप्स वगैरह बना के आप क्या है एक अच्छे मार्क्स अचीव कर सकते हैं। चलिए सेक्शन डी जो रहेगा बच्चों वो हमारा क्या रहेगा, 30 to 33, यानी कि 30 से लेकर 33 तक जो क्वेश्चन आने वाले हैं लॉन्ग आंसर टाइप होंगे, और हर क्वेश्चन के आपको कितने मार्क्स मिलेंगे, 5 मार्क्स मिलेंगे, और 120 वर्ड से ज्यादा आपको इसमें आंसर की लेंथ नहीं रखनी है, 120 से कम कम में ही रखना है। कैसे अटेम्प्ट करना है वो भी हम देख लेंगे आगे। और क्या है बच्चों, क्वेश्चन नंबर फ्रॉम 34 to 36 आर केस बेस्ड क्वेश्चंस विद 3 सब क्वेश्चंस एंड 4 मार्क्स ईच, आंसर टू ईच क्वेश्चन शुड नॉट एक्सीड 100 वर्ड्स। अब इसमें केस बेस्ड क्वेश्चन मिलेंगे आपको, ठीक है। 34 से लेकर 36 तक क्या मिलेगा, केस स्टडी दे दी जाएगी आपको, ठीक है। जैसे अगर इंग्लिश में अगर आप पॉइंट ऑफ व्यू से समझो, इंग्लिश में से अनसीन पैसेज दे रखा होता है ना, उससे उस तरह का ही कुछ लगभग वैसा ही एक केस स्टडी आपको दे दी जाएगी, और उस केस स्टडी के बाद 3-4 क्वेश्चंस उसमें से आपसे पूछे जाएंगे। उस केस स्टडी को आपको पूरा समझना पड़ेगा। जैसे नेशनलिज्म इन इंडिया वाला हम टॉपिक ले लेते हैं, है ना, राष्ट्रवाद, जो भारत का जो राष्ट्रवाद है उससे अगर हम टॉपिक ले लेते हैं तो हो सकता है उसमें रॉलेट एक्ट का पूरा केस स्टडी दे रखा हो, या सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट का पूरा केस स्टडी दे रखा हो, या नॉन कॉपरेशन मूवमेंट का पूरा केस स्टडी दे रखा हो। तो उस केस स्टडी को समझ के देखो बेटा, याद रखना कॉन्सेप्चुअल क्वेश्चन ज्यादा आएंगे, केस बेस्ड क्वेश्चन ज्यादा आएंगे, कॉम्पिटेंसी बेस्ड क्वेश्चन ज्यादा आएंगे। जिस बच्चे ने चीजों को समझ के पढ़ा है, रटा नहीं है, चीजों को समझने की कोशिश करी है कि किस तरीके से नेशनलिज्म इंडिया के अंदर आगे बढ़ता गया, नेशनलिज्म यूरोप कैसे होता है, नेशनलिज्म यूरोप किस तरीके से फैला, जिस बच्चे ने चीजों को समझ के कॉन्सेप्ट्स को क्लियर करके चीजों को पढ़ा है, वो केस स्टडी क्वेश्चंस या इस पूरे एग्जाम के अंदर झंडे गाड़ देंगे, इस बात की गारंटी है। जिसने कॉन्सेप्ट क्लियर किए होंगे, जो रट के पढ़ रहा है कि हाँ ठीक है रॉलेट एक्ट इस दिन हुआ था, ये इसके पीछे का रीजन था, इस वजह से निकाला गया था, ऐसे नहीं, ऐसे बात नहीं बनेगी, क्योंकि 50% से ज्यादा वेटेज जो है वो कॉम्पिटेंसी बेस्ड क्वेश्चंस का है, जो लॉजिक पे सवाल पूछे जाएंगे। जिसने डीप में पढ़ा है, या हम ये कह सकते हैं जिसने कॉन्सेप्ट क्लियर करके पढ़ा है, वो इस पेपर के अंदर झंडे गाड़ के आएगा, इस बात की गारंटी मैं आपको दे सकता हूं। तो केस बेस्ड क्वेश्चंस बेटा आपको देखने को मिलेंगे, केस स्टडी होगी, केस स्टडी को पढ़ना है, और उसके नीचे जो 3-4 क्वेश्चंस आपको दे रखे होंगे उसके आपको जवाब देने हैं। आई होप ये चीज आपको समझ में आ रही होगी। सेक्शन एफ, जैसे कि आपको पता है कौन सा आएगा, सेक्शन एफ क्या है हमारा बच्चों, सेक्शन एफ आपको हमें देखने को मिलेगा मैप का, और मैप सबको पता है, मैप आप सबने पढ़ा हुआ है, नहीं पढ़ा है तो मैप से सबसे ज्यादा आसान होता है स्कोर अचीव करने का। अभी के अभी एक मैप लेके आओ, बहुत सारे मैप्स लेके आओ, उनको धड़ाधड़ प्रैक्टिस करना स्टार्ट कर दो। मैप से आप आराम से इजीली 5 नंबर लेके जाएंगे, जिसमें से ज्योग्राफी के 3 मार्क्स के और हिस्ट्री के 2 मार्क्स के आ जाएंगे। जैसे कि बोल सकते हैं कि महात्मा गांधी ने ठीक है सॉल्ट लॉ कहाँ पे तोड़ा था, या कहाँ से शुरू हुआ था, या इंडियन नेशनल कांग्रेस का 1920 का सेशन कहाँ पे हुआ था, उसको मैप पे लोकेट करना है। तो कुछ इस तरह के सवाल जो नेशनलिज्म इन इंडिया से आपको मैप के अंदर देखने को मिल जाते हैं, और ज्योग्राफी में भी मिल सकते हैं आपको, जैसे भिलाई स्टील प्लांट कहां पे है ना, रानीगंज कहां पे है, कुछ इस तरह के प्लांट्स आपको वहां पे देखने को मिल सकते हैं ज्योग्राफी के अंदर, जो कि आ जाएंगे। ठीक है बेटा, एक चीज जो आपको यहां पे ध्यान रखनी है वो ये है, नोट जो आपको दे रखा है, ये जो नोट आपको दे रखा है, CBQ स्टैंड्स फॉर कॉम्पिटेंसी बेस्ड क्वेश्चन। याद रखना बेटा, कॉम्पिटेंसी बेस्ड क्वेश्चन, जिसकी अभी मैंने थोड़ी देर पहले बात करी थी कि 50% वेटेज एलोकेटेड फॉर कॉम्पिटेंसी बेस्ड क्वेश्चंस। बच्चों को लग रहा है सबसे डिफिकल्ट है, मैं कह रहा हूं सबसे आसान चीज यही है। जिसने SST को या सोशल साइंस को, चाहे वो हिस्ट्री हो, ज्योग्राफी हो, पॉलिटी हो, इकोनॉमिक्स हो, कॉन्सेप्ट क्लियर करके पढ़े हैं, उनके लिए बल्ले बल्ले है इस पेपर के अंदर, उनके मजा आ जाएगा, क्योंकि कॉम्पिटेंसी बेस्ड क्वेश्चंस का 50% वेटेज है, और यहां से सबसे जबरदस्त सवाल बनेंगे, मजेदार सवाल बनेंगे, सवाल पढ़ने में भी मजा आएगा और आप लोगों को वहां पे सॉल्व करने में भी मजा आएगा। तो ये 50% कुछ हमने गाइडलाइंस देखी है कि किस तरीके से आपको पेपर अटेम्प्ट करना है। 37 क्वेश्चंस आपके रहने वाले हैं, जिनको 6 सेक्शंस में डिवाइड किया गया है, मैप भी आ गया है। कुछ इस तरह के क्वेश्चंस आपको देखने को मिल जाएंगे बच्चों।
ठीक है, समझने की कोशिश करते हैं हम। जैसे ये देखिए, आइडेंटिफाई द करेक्ट ऑप्शन दैट डिस्क्राइब्स द एक्ट गिवन बिलो। The act was passed by the Imperial Legislative Council. It gave power to the government to repress political parties activities and it empowered the government to detain political prisoners without trial. अब जिसने नेशनलिज्म इंडिया को बहुत तरीके से पढ़ा है, इसमें क्या दे रखे हैं, कुछ स्टेटमेंट दे रखे हैं। इन तीनों स्टेटमेंट को पढ़ के बताना है कि ये तीनों स्टेटमेंट कौन से एक्ट को जस्टिफाई करते हैं। क्या वो रॉलेट एक्ट को करते हैं, या वो वर्नेकुलर प्रेस एक्ट को करते हैं, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट है, या इनलैंड एमिग्रेशन एक्ट है। इन तीनों स्टेटमेंट्स को पढ़ना है आपको, इन तीनों स्टेटमेंट को आपको पढ़ना है और देखना है कि कौन से तीनों स्टेटमेंट किस एक्ट को जस्टिफाई कर रहे हैं। देखिए बहुत ही शानदार क्वेश्चन है। सिर्फ ऐसा नहीं कि रोलेट एक्ट कब हुआ था, 1919 याद रख लिया और काम खत्म हो गया, ऐसे नहीं। आपको याद रखना पड़ेगा, रोलेट एक्ट को अच्छे से समझना पड़ेगा, या वर्नेकुलर प्रेस एक्ट को अच्छे से समझना पड़ेगा, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट को अच्छे से समझना पड़ेगा और इनलैंड एमिग्रेशन एक्ट को समझना पड़ेगा। इसका राइट आंसर क्या है वो आप सभी बच्चे मुझे कॉमेंट सेक्शन में बताएंगे। देखिए मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन में बच्चे क्या गलती करते हैं। मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन में सबसे पहले अब दो मेन इंपॉर्टेंट गलती होती है। क्या, बहुत से बच्चे इतने ओवर कॉन्फिडेंट होते हैं, सवाल देखा नहीं कि तुरंत आंसर कर देते हैं। ठीक है, जल्दीबाजी में गलत आंसर करते हैं, नुकसान होता है, आंसर कट जाता है। सवाल को तरीके से पढ़ना है, उसके बाद ऑप्शंस को भी तरीके से पढ़ना है। अब सही आंसर के पीछे नहीं दौड़ना है। गलती क्या होती है, हम सही आंसर के पीछे दौड़ते हैं। हमें करना क्या है, हमें गलत आंसर्स को डिलीट करते हुए चलना है। जो चार ऑप्शंस में से गलत आंसरों को डिलीट करते जाओगे तब जाके आप राइट आंसर पे पहुंचोगे। हम क्या फोकस करते हैं, हम सही आंसर पे फोकस करते हैं, सारा का सारा मैशअप हो जाता है और मैशअप होते हैं हमारा क्या जाता है, नंबर कट जाते हैं। मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन जो होते हैं वो सबसे बेस्ट क्वेश्चन होते हैं। क्यों? क्योंकि इसमें आंसर आपकी आंखों के सामने होता है। थ्योरेटिकल क्वेश्चंस में तो क्या होता है, आपको आंसर लिखना पड़ता है, सोचना पड़ता है, क्रिटिकल थिंकिंग करनी पड़ती है, आउट ऑफ द बॉक्स जाके सोचना पड़ता है और उसके बाद आप आंसर लिखते हो। लेकिन इसमें क्या होता है, मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन की सबसे खास बात ये मुझे लगती है कि इसमें आंसर आपकी आंखों के सामने है, बस डिलीट करना आना चाहिए। ठीक है, डिलीट करते जाओ गलत आंसरों को, सही आंसर पे अपना पहुंच जाओगे। सही आंसर के पीछे नहीं दौड़ना है, गलत को डिलीट करते हुए चलना है। जैसे वो कहते हैं ना कि भविष्य की चिंता नहीं करनी है, वर्तमान का विद्रोह करना है। अभी जो चीजें गलत हो रही है उनको सुधारते हुए चलना है, भविष्य अपने आप सही हो जाएगा। तो वही चीजें एमसीक्यू में ध्यान रखना है बच्चों। आपको एमसीक्यू में क्या ध्यान रखना है, आपको कि गलत आंसर्स को डिलीट करते हुए चलना है और सही आंसर पे टिक करके आना है और क्वेश्चन और आंसर को बहुत ही सलीके से, बहुत ही तफसीर से पढ़ना है, वरना मसला हो जाएगा। ये बात ध्यान रखना है आपको। ठीक है, ये है। तो कुछ इस तरीके से आप एमसीक्यू क्वेश्चंस अटेम्प्ट कर सकते हो, लेकिन याद रखना कॉम्पिटेंसी बेस्ड क्वेश्चंस आने वाले हैं, ध्यान रखना। जैसे विच प्लेस इन इंडिया इज एन आर्टिफिशियल लेक टू कंजर्व वाटर दैट डेट्स टू 11th सेंचुरी। ठीक है, इन सब के आंसर आप लोगों ने वैसे पढ़े हुए हैं, कर सकते हैं आप, हम सब ये पढ़ा चुके हैं आपको। आप देख सकते हैं फॉल प्रोटेक्शन मेजर्स ऐसे क्या क्या है, ये कुछ चीजें हैं। आज मेन फोकस हमारा यही रहने वाला है कि किस तरीके से हम एक अच्छा मार्क्स अचीव कर सकते हैं और हायर है ना सक्सेस को पा सकते हैं। जैसे ये देखिए, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट एक्यूरेटली डिस्टिंग्विश बिटवीन मेजोरिटेरियनिज्म एंड पावर शेयरिंग। ये पावर शेयरिंग का कॉन्सेप्ट आया जिसमें हम एक बेल्जियम की बात करते हैं और एक श्रीलंका की बात करते हैं। पावर शेयरिंग वाला है जो आपने पढ़ा हुआ है। सवाल पूछ रहा है कि आपको इस स्टेटमेंट्स में बताना है कि कौन मेजोरिटेरियनिज्म और पावर शेयरिंग के बीच में डिफरेंस कर रहा है। जैसे मेजोरिटेरियनिज्म एम्फसाइज द डोमिनेंस ऑफ द मेजॉरिटी कम्युनिटी व्हाइल पावर शेयरिंग एम्फसाइज द शेयरिंग ऑफ पावर अमंग डिफरेंट ग्रुप्स। अब बहुत से बच्चे क्या करते हैं, ये पहला स्टेटमेंट पढ़ा है, ये सही लग रहा है तो उसको तुरंत क्या कर देंगे, राइट कर देंगे और आगे बढ़ जाएंगे। ठीक है, हो सकता है कि पहला स्टेटमेंट जो आपने पढ़ा है वो सही हो, लेकिन बी को भी देख ले बच्चा एक बार, सी को भी देख लेना है और डी को भी देख लेना है। अब जैसे आपको पता है डी नहीं हो सकता तो डी को काट देना है, सी को काट देना है, बी को काट देना है, और फिर आपको पता लग रहा है ए इज द राइट आंसर तो ए को टिक ही कर देना है। ऐसा नहीं कि पहला दिख रहा है, पहला सही लग रहा है, टिक कर देना है। हो सकता है बी सी डी को भी पढ़ने का स्कोप आपके पास रहना चाहिए। सवाल पूरा पढ़ना है, ऑप्शन सारे पढ़ने हैं और उसके बाद ही क्या करना है, आपको सवालों को अटेम्प्ट करना है बेटा, वरना ऐसे इसको नहीं कर पाओगे सही तरीके से मार्क्स। ठीक है, तो ये कुछ असर्शन रीजन वाले आपको सवाल देखने को मिलेंगे यहाँ पे बच्चों। ठीक है, ये कुछ आपके क्या है, ये हमारा ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन है। देखिए जैसे राहुल हैज ए सैक ऑफ कॉटन बट इज इन नीड ऑफ व्हीट एंड अनुष हैज ए सैक ऑफ व्हीट एंड इज इन नीड ऑफ कॉटन। दिख रहा है बेटा क्या मसला? ठीक है, कुछ कॉमोडिटी के बदले कॉमोडिटी, वही वाला क्वेश्चन दिख रहा है। राहुल के पास एक कॉटन का गच्छा है लेकिन वो व्हीट चाहता है। अनुष हैज अ सैक ऑफ व्हीट और वो कॉटन की तलाश में है। अंडर दिस सिचुएशन बोथ विल बी एबल टू एक्सचेंज देयर गुड्स। जाहिर सी बात है, सामने वाले के पास वो चीज है जो मुझे चाहिए और मेरे पास वो चीज है जो सामने वाले को चाहिए। इन केस ऑफ एब्सेंस सच कोइंसिडेंस ऑफ वांट्स दे मे नॉट एक्सचेंज देयर गुड्स। व्हिच वन ऑफ द फॉलोइंग वुड बी द बेस्ट ऑप्शन दैट डिस्क्राइब्स द म्यूचुअल एक्सचेंज ऑफ गुड्स एंड एलिमिनेट द एक्सचेंज ऑफ गुड्स। तो ये बहुत ही शानदार सवाल है कुछ इस तरीके से जो आपको एग्जाम में देखने को मिलेंगे। डबल कोइंसिडेंस ऑफ वांट्स यहाँ पे बन रहा है, लेकिन फिर वापस से वही चीज दोहरा रहा हूं, वही बच्चा इसमें 100 आउट ऑफ 100 एसएसटी के अंदर अचीव कर पाएगा जिसका लिखने का तरीका बहुत ही जबरदस्त होगा और जिसने चीजों को बहुत ही तफसीर से और आराम से चीजों को समझने की कोशिश करी होगी।
आई होप आपको चीज़ समझ में आई होगी। ठीक है, कुछ इस तरीके से देखिए इमेज बेस्ड क्वेश्चंस भी आपको यहाँ पे देखने को मिलेंगे। ठीक है, 1 से लेकर 20 तक क्या होगा बेटा, 1 से लेकर 20 तक आपको एमसीक्यू टाइप से क्वेश्चंस हमें यहाँ पे देखने को मिल जाएंगे। ठीक है, जैसे ये देखिए, ये भी एक सवाल है, एम गेव हिज फ्रेंड क्लूज अबाउट ए टाइप ऑफ सॉइल दैट सूट्स फॉर ग्रोइंग कॉटन, विच ऑफ द फॉलोइंग क्लूज प्रोवाइडेड बाय एम वुड बी मोस्ट यूजफुल इन आइडेंटिफाइंग दैट आइडियल टाइप ऑफ सॉइल। अब जाहिर सी बात है, इसमें सवाल देखिए कितना अच्छा पूछा गया है, इसमें सवाल इतना अच्छा बताया है कि एम ने अपने दोस्त को क्लू दिए हैं कि कॉटन को ग्रो करने के लिए किस तरह की सॉइल बेहतर होगी। तो ये सॉइल की क्वालिटीज यहाँ पे दे रखी है। इट इज वेल नोन फॉर इट्स कैपेसिटी टू होल्ड मॉइस्चर, इट टर्न्स येलो व्हेन इट इज हाइड्रेटेड, इट इज रिच इन कंकर एंड भांगन नोड्यूल्स एंड इट इज अ वेल ड्रेन्ड लोमी सॉइल। अब जिसने कॉटन को कल्टीवेट करने के लिए क्या क्या जियोग्राफिकल क्लाइमेटिक कंडीशंस होनी चाहिए, अगर उसको आपने अच्छे से स्टडी करा है, तब जाके आप इसका आंसर दे पाएंगे। सवाल पढ़ने में और देखने में बहुत टफ लग रहा है, लेकिन आपको समझना पड़ेगा। कैसे समझना पड़ेगा कि कॉटन को ग्रो करने के लिए किस टाइप की सॉइल होनी चाहिए, वो एम ने अपने फ्रेंड को क्लू दिया है। विच ऑफ द फॉलोइंग क्लूज प्रोवाइडेड बाय एम वुड बी मोस्ट यूजफुल इन आइडेंटिफाई द आइडियल टाइप ऑफ सॉइल। सॉइल किसके कल्टीवेशन के लिए, कॉटन के कल्टीवेशन के लिए। तो ये चीज आपको देखनी पड़ेगी बच्चों, अगर आपने कॉटन कल्टीवेशन के लिए किस तरह की ज्योग्राफिकल क्लाइमेट होना चाहिए, किस तरह की सॉइल होनी चाहिए, सॉइल के अंदर किस तरह की कंडीशंस होनी चाहिए, वो अगर आपने पढ़ी होगी तो आप इस तरह के सवालों को बहुत ही आराम से कर लेंगे। द इमरजेंस ऑफ डैश, ये सिंपल क्वेश्चन है, सारे के सारे आपने पढ़े। द प्रोसेस ऑफ इंटीग्रेशन बिटवीन डिफरेंट कंट्रीज इज कॉल्ड, यानी कि एक कंट्री को दूसरे कंट्री से इंटीग्रेट करना है, जोड़ना है, तो उसको क्या कहते हैं हम, जाहिर सी बात है हम क्या कहते हैं, ग्लोबलाइजेशन कहते हैं। जहां पे एक कंट्री की इकोनॉमी को दूसरी इकोनॉमी से कनेक्ट किया जाता है, वो प्रोसेस हमारा ग्लोबलाइजेशन कहलाता है। प्राइवेटाइजेशन का मतलब आपको पता है, निजीकरण करना, यानी कि चीजों को प्राइवेटाइज करना, जिसमें ओनरशिप गवर्नमेंट के हाथ में रहती है, लेकिन उसके कंट्रोल और मैनेजमेंट जो होता है वो किसी प्राइवेट कंपनी को दे दिया जाता है, वो प्राइवेटाइजेशन होता है। और लिबरलाइजेशन आपको पता है कि जो गवर्नमेंट ने स्ट्रिक्ट रूल्स एंड रेगुलेशंस बना रखे हैं, उनको थोड़ा आसान करना या उनको थोड़ा कम करना, ताकि ट्रेडिंग या इकोनॉमी बूम कर सके। तो कुछ इस तरह के बच्चों आपको क्वेश्चंस देखने को मिलेंगे 1 to 20 जो कि हमने देखे हैं असर्शन रीजन के, वो बहुत ही शानदार आपको क्वेश्चन देखने को मिल जाएंगे। याद आपको ये चीज रखनी है कि जितना वर्ड्स आपको लिखने की बोला गया है गाइडलाइन में, उतने ही वर्ड्स आपको लिखने हैं। जैसे एमसीक्यू में कोई दिक्कत है नहीं, एमसीक्यू में आपके सामने आंसर है, आपको बस टिक करना है। अब वेरी शॉर्ट आंसर आ जाता है। देखिए, अब वेरी शॉर्ट आंसर आपसे पूछा जाता है, वेरी शॉर्ट आंसर में क्या बोला गया है कि 40 वर्ड्स में आपको आंसर लिखना है। तो देखिए इसमें क्या सवाल है, देखिए, स्टडी द मैप थोरोली एंड मेंशन द लैंग्वेजेस दैट आर डोमिनेंटली प्रेजेंट इन बेल्जियम। जाहिर सी बात है, पावर शेयरिंग का वापस से सवाल आया है। पावर शेयरिंग बहुत इंपॉर्टेंट चैप्टर है, फेडरलिज्म बहुत इंपॉर्टेंट चैप्टर है आपके, इसमें नेशनलिज्म इन इंडिया है, द मेकिंग ऑफ नेशनलिज्म इन यूरोप है, वो सारी चीजें आपको पता है, वो सब मैं आपको बता चुका हूं कि कौन कौन से चैप्टर्स आपके इंपॉर्टेंट है या नहीं है। अब सवाल ये निकल के आता है कि सर जो 2 मार्क्स के जो क्वेश्चंस हैं, जो सवाल ये निकल के आता है कि सर ये जो 2 मार्क्स के क्वेश्चंस है, इसमें कितने आंसर, कितने पॉइंट लिखने हैं। जाहिर सी बात है 40 वर्ड्स लिखने हैं आपको। कितने लिखने हैं, 40 वर्ड्स। जाहिर सी बात है 1 पॉइंट लिख दिया, बी लिख दिया, या जाहिर से ज्यादा 3 पॉइंट, बस मेरे हिसाब से 3 पॉइंट भी लिखना ज्यादा नहीं है। अगर आपने 2 पॉइंट भी लिख दिए हैं 2-2 लाइन के, या 2-2 लाइन के, 3 पॉइंट भी लिख दिए आपने 2-2 लाइन के, तो भी आंसर सफिशिएंट होगा, इसमें आपका काम हो जाएगा। बस आंसर आपको क्वेश्चन सेंटर्ड रखना है। क्वेश्चन में जो पूछा गया है सिर्फ वो आंसर लिखने हैं बेटा, अदर अननेसेसरी आंसर आपको नहीं लिखने हैं। लेकिन हाँ, आंसर को 40 वर्ड्स में आपको कवर करना पड़ेगा। उसके लिए आप मॉक टेस्ट की प्रैक्टिस करो, सैंपल पेपर्स की प्रैक्टिस करो, कर ही रहे होंगे, उससे बहुत अच्छा आंसर होगा। लेकिन याद रखना बेटा, एसएसटी के अंदर जो मार्क्स आप अचीव करोगे ज्यादा से ज्यादा, वो तभी करोगे। बहुत से बच्चे क्या होते हैं बेटा, पैराग्राफ में लिखते हुए चलते हैं, कुछ इस तरीके से, ये ऐसे के ऐसे लिखते हुए चलते हैं। इससे क्या होता है, कॉपी भी बकवास सी दिखती है और एग्जामिनर को पढ़ने में भी सुस्ती आ जाती है कि किस तरह का है। तो एसएसटी के अंदर एक चीज को दिमाग बांध लेना है बेटा, आपको एक चीज को, बात को समझ लो अच्छे से, कि जहां मैप बनाया जा सकता है वहां मैप बनाना है, जहां पॉइंट्स में डिवाइड किया जा सकता है वहां पॉइंट्स में डिवाइड करो, ज्यादा से ज्यादा पॉइंट्स में डिवाइड करो। जैसे अगर 40 वर्ड्स में लिखना है, इसको 2 पॉइंट्स में समझा दो, ए करके लिख दिया, एक बी करके लिख दिया, या 1 करके लिख दिया, 2 करके लिख दिया। पॉइंट्स में डिवाइड करना है। इससे क्या होगा, कॉपी के अंदर आप अच्छे से आंसर को रिप्रेजेंट कर पाओगे और चेक करने वाला भी बोर नहीं होगा आपके आंसर को पढ़ते वक्त, तो पूरी तरीके से लिखेगा। और कोशिश ये करना है कि जो पहला पॉइंट आप लिख रहे हो या जो पहला आप हेडिंग लिख रहे हो, वो इतनी दमदार होनी चाहिए कि उसके अंदर ही आप सारे मेन एसेंशियल इंग्रेडिएंट्स को डाल दें। यानी कि स्टार्टिंग में ही अगर आपने वो चीज परोस दी जो कि एग्जामिनर को चाहिए, फर्स्ट और सेकंड पॉइंट में, लॉन्ग आंसर के लिए बता रहा हूं मैं आपको, ये अगर स्टार्टिंग में अगर आप ये चीज डाल दोगे, तो जहां तक मैं जानता हूं वहां पे आपको पूरे में से पूरे मार्क्स मिल जाएंगे। आपके नंबर इसलिए कटते हैं क्योंकि आपका एक तो वे ऑफ प्रेजेंटेशन खराब होता है, दूसरी बात यह है कि आप अननेसेसरी चीजों को ज्यादा वहां पे लिख देते हैं जो कि एग्जाम की या क्वेश्चन सेंटर नहीं होती है। तो क्वेश्चन में जो पूछा गया है उसके अकॉर्डिंग क्या करना है बच्चों, आपको आंसर को रिप्रेजेंट करना आना चाहिए। आई होप आप ये समझ पाए होंगे बेटा। 2 मार्क्स में आपको ये करना है, जाहिर से आपका अब ये
ठीक है, जैसे इसमें साफ लिखा हुआ है मेंशन एनी 2 रीजंस टू स्टेट दैट इंडिया इज अ फेडरल कंट्री। अब उसमें साफ लिखा हुआ है कि ऐसे 2 रीजन बताओ जिससे कि ये बता सकते हैं कि इंडिया एक फेडरल कंट्री है। तो 2 रीजन दे दो ना, इंडिया एक फेडरल कंट्री क्यों है, पावर शेयर करती है, ठीक है, एग्जीक्यूटिव है, लेजिस्लेचर है, जुडिशरी है, ठीक है, एक डिसेंट्रलाइजेशन पावर है, लोकल गवर्नमेंट भी बैठी हुई है जिसमें भी पंचायती राज भी हमारे साथ है, अर्बन गवर्नमेंट भी है। तो कुछ इस तरीके से आप एक रिप्रेजेंट कर सकते हो, जिससे 2 रीजन है। तो 2 रीजन को आप कैसे दिखा सकते हो, जैसे मान लीजिए ये है, यहां पे आप इस तरीके से एक टेबल आप यूं बना सकते हो, यहां पे एक रीजन डाल दिया आपने ए करके, एक इस तरीके से करके आपने यहाँ पे एक बी रीजन डाल दिया है। तो इससे क्या होगा, एक फ्लो चार्ट टाइप का कुछ बन जाएगा, ठीक है, ऐसे यूं डिवाइड करके 2 टेबल बना दी, ठीक है, 2 टेबल बना दी है, ए करके यहां पे एक रीजन लिख दिया, बी करके यहां पे एक रीजन लिख दिया, ठीक है। तो इस तरह से क्या होगा, एक फ्लो चार्ट बनाने से कॉपी भी अच्छी दिखेगी और चेक करने वाला भी संतुष्ट होगा कि हाँ इसने कुछ क्रिएटिव करने की कोशिश भी करी है। सिर्फ पैराग्राफ में लिख दोगे यूं यूं करके तो वो क्या हो जाएगा बेटा, चेक करने वाला भी बोर हो जाएगा। तो ऐसी चीज आपको नहीं करनी है, ठीक है। कुछ हो सके अपनी क्रिएटिविटी को दिखाना है, लेकिन हाँ इतना भी ध्यान रखना है कि टाइम पे पेपर कंप्लीट करना है, कोशिश करना है। और टाइम पे पेपर तब कंप्लीट होगा बेटा एसएसटी का जब आपने प्रैक्टिस करी हो। ज्यादा से ज्यादा सैंपल पेपर अभी करने बेटा आपको 7 मार्च को आपका पेपर है, अभी भी बहुत टाइम है। अब YouTube पे या कहीं पे भी फालतू के लेक्चर्स देखने पे समय बर्बाद ना करें, सिर्फ काम की चीजें देखनी है, जहां फंस रहे हो सिर्फ वही वीडियो देखनी है, ज्यादा से ज्यादा पढ़ना है, सेल्फ स्टडी का टाइम है। क्योंकि क्या होगा बेटा, अभी कोई वीडियो देखोगे कुछ नई चीज देखने को मिल जाएगी, किसी चीज का आपको जवाब नहीं आएगा तो आप क्या हो जाओगे, थोड़ा सा परेशान हो जाओगे कि अरे यार एग्जाम सर पे है और अभी हमें ये चीज नहीं आती है। तो ऐसा नहीं करना है, सेल्फ स्टडी पे अभी फोकस करना है, मोबाइल से थोड़ी दूर बनानी है, एक टाइम टेबल बनाना है, टाइम से उठना है, जब भी उठ रहे हो ऐसी बात नहीं है कि सुबह जल्दी उठना है, टाइम से उठना है, एक टाइम टेबल बनाना है, एक पंक्चुअलिटी रखनी है, तरीके से पढ़ाई करनी है। अभी सोशल मीडिया से बिल्कुल पूरी तरीके से दूरी बना के रखो। एग्जाम के बाद खूब सोशल मीडिया इस्तेमाल कर लेना, वैसे तो करना नहीं चाहिए, लेकिन ठीक है अभी पूरी तरीके से दूरी बना के रखो। और अभी किसी भी नई चीज को पढ़ने से बचो, ठीक है, कुछ भी एक्स्ट्रा मत लेके आओ। जो है जितना आपके पास अभी स्टडी मटेरियल रखा हुआ है उसी से काम करो। जो टॉपिक नहीं समझ में आया उसको भी इग्नोर करो, जो टॉपिक समझ में आ रहे हैं उस पर क्या करो, पहले फोकस करो। अब वो टाइम गया बच्चों कि जो टॉपिक समझ में नहीं आ रहे तो उसमें पूरा समय लगा रहे हैं, क्योंकि वो टॉपिक अगर पहले समझ में नहीं आया तो अब ऐसा नहीं है कि अब समझ में आ जाएगा, और आ भी जाएगा तो समय बहुत खा जाएगा, और समय हमारे पास फालतू थोड़ी है, समय हमारे पास फालतू नहीं है। तो अभी क्या करना है आपको, अभी जो चीजें हमने पढ़ ली है, जो चीजें हमें समझ में आ रही है उन्हीं को बार बार रिवाइज करना है, एक हाथ पे सैंपल पेपर करते जाने हैं। टाइम को ऐसा डिस्ट्रीब्यूट करो कि अगर 5 घंटे पढ़ रहे हो तो 2 घंटे रिवाइज करो और 3 घंटे लेके बैठ जाओ सैंपल पेपर। 10 बजे सुबह पेपर चालू होता है, सुबह उठो, नहाओ धो, भगवान का नाम लो, 10 बजे स्टडी टेबल पर बैठ जाओ, टाइमर स्टार्ट कर दो और सैंपल पेपर स्टार्ट करना शुरू कर दो, बिल्कुल वैसे जैसे कि बोर्ड के एग्जाम हॉल में बैठे हो। ऐसा मान के चलो कि बोर्ड के एग्जाम हॉल में बैठो, सामने स्टॉप वॉच लगा दो, 10 बजे चालू कर दो एग्जैक्ट, सब चीजें साइड में, और सैंपल पेपर करना स्टार्ट कर दो। इवेल्युएट करो, खुद ही इवेल्युएट करो, गलतियां निकालो, ईमानदारी से गलती निकालो, फिर करो। नंबर कम आ जाए, लोड नहीं लेना है, कोई दिक्कत नहीं है। यहां पे जो आप सैंपल पेपर कर रहे हो उससे क्या होगा, मोटिवेशन किस लेवल पे पहुंचेगा कि जब मेन एग्जाम हॉल पे आप बैठोगे पेपर देने के लिए तो स्ट्रेस बिल्कुल भी नहीं आने वाला है। तो चिल करके पढ़ना है, मस्त पढ़ना है, सोशल मीडिया से दूरी बना के रखनी है, और अभी रिविजन पे और सैंपल पेपर पे ज्यादा फोकस करना है। उन चीजों में नहीं उलझना है जो समझ में नहीं आ रही है, अब उनको साइड में कर देना है। अब टाइम नहीं बचा है, अब से फोकस करो, जो पढ़ लिया है उसको बार बार रिवाइज करना है और सैंपल पेपर पर फोकस करना है। बस इतना ध्यान रखना है, सैंपल पेपर करो। रोज एक नहीं कर पा रहे हो तो 2 दिन में या 3 दिन में एक सैंपल पेपर करो, लेकिन करो ईमानदारी से और बार बार रिवाइज करके। 7 मार्च को सोशल साइंस का जब पेपर होगा तो मेरी इस बात को याद करोगे कि सर ने कहा था कि ज्यादा से ज्यादा सैंपल पेपर करने हैं और रिविजन करना है। ये 2 चीजें भी अपना लो, फालतू की वीडियोस मत देखो। यूट्यूब पर बहुत सारी वीडियोस मिल जाएगी आपको कि 5 दिन में इतने ले आओ, 5 दिन में 100 नंबर ले आओ, 5 दिन पढ़ने से 100 में से 100 आ जाएंगे। नहीं, रिवाइज करना है, रिवाइज करते जाना है, बस समय बर्बाद बिल्कुल नहीं करना है, ठीक है। चलिए ये हो गया। तो कुछ इस तरह के कॉम्पिटेंसी बेस्ड आपको क्वेश्चंस देखने को बेटा मिलने वाले हैं, ठीक है। ये शॉर्ट आंसर बेस्ड, ठीक है, शॉर्ट आंसर बेस्ड क्वेश्चन है। देखिए, वर्कर इन अर्बन एरिया हु वाज वर्किंग इन स्मॉल फैक्ट्री वाज नॉट पेड हिज वेजेस प्रॉपर्ली, ही वाज फोर्स्ड टू वर्क एक्स्ट्रा आवर्स अंडर पुअर वर्किंग कंडीशंस, देयर वाज नो जॉब सिक्योरिटी, रिसेंटली ही लॉस्ट हिज जॉब एंड वाज फाउंड सेलिंग इलेक्ट्रिकल आइटम्स इन अ पुष्कर। जैसे कि एक अनऑर्गेनाइज सेक्टर में काम करते हैं, अनऑर्गेनाइज सेक्टर में कोई भी जॉब सिक्योरिटी आपके पास नहीं होती है। एनालाइज द रोल ऑफ गवर्नमेंट इन प्रोटेक्टिंग द वर्कर्स वर्किंग इन एन ऑर्गेनाइज सेक्टर। कितना अच्छा सवाल है, गवर्नमेंट का क्या रोल है अनऑर्गेनाइज सेक्टर में वर्क करने वाले। मिनिमम वेजेस एक्ट, एक चीज आपको दिमाग में आनी चाहिए, मिनिमम वेजेस एक्ट। ये चीज दिमाग में आती है, आपको याद आना चाहिए कि गवर्नमेंट के द्वारा एक मिनिमम वेजेस एक्ट पास किया गया था ताकि अनऑर्गेनाइज सेक्टर में काम करने वाले लोगों को सुरक्षा मिल सके। देखिए, एग्रीकल्चर गिव्स बूस्ट टू द इंडस्ट्रियल सेक्टर
एग्रीकल्चर क्या करती है, इंडस्ट्रियल सेक्टर को बूस्ट करती है। इस स्टेटमेंट को जस्टिफाई करना है 3 रेलेवेंट पॉइंट्स। अब साफ लिख दिया है कि 3 रेलेवेंट पॉइंट्स, अरे लिख तो दिया है, अब और क्या चाहिए तुम्हें और किस बात का प्रमाण चाहिए? लिख दिया है 3 रिलेवेंट पॉइंट में समझाना है, तो 3 रिलेवेंट पॉइंट लिख दो, 2-2 3-3 लाइनों के, ए बी सी डी करके या 1 2 3 4 करके या फ्लो चार्ट समझा के एक मैप बना दो कि प्राइमरी सेक्टर से जुड़ा हुआ है इंडस्ट्रियल सेकेंडरी सेक्टर और सेकेंडरी सेक्टर से जुड़ा हुआ है टर्शियरी सेक्टर। रॉ मटेरियल नहीं आएंगे तो इंडस्ट्रियल सेक्टर कैसे बूम करेगा? स्टेटमेंट लिखा है एग्रीकल्चर गिव्स बूस्ट टू द इंडस्ट्रियल सेक्टर। जाहिर सी बात है इंडस्ट्रियल सेक्टर में रॉ मटेरियल कहां से आएगा? एग्रीकल्चर से ही तो आएगा। तो बिना एग्रीकल्चर के तो सारे सेक्टर क्या है, आपस में इंटरलिंक्ड है, कनेक्टेड है। प्राइमरी सेकेंडरी टर्शियरी बोले तो एग्रीकल्चर सेक्टर, सेकेंडरी सेक्टर या मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर, या हम कह सकते हैं टर्शियरी सेक्टर और सर्विस सेक्टर भी हम कह सकते हैं। तो 3 रिलेवेंट पॉइंट्स में लिखा है। अब इसमें कुछ बच्चे दिमाग लगाएंगे अपना, जबरदस्ती 5-6 पॉइंट लिख के आ जाएंगे। 5-6 पॉइंट लिखने में तब भी आंसर, तब भी मार्क्स कितने मिलेंगे? 3 ही मिलेंगे। 5-6 पॉइंट लिख के आओगे 3 रिलेवेंट पॉइंट में, तब भी आंसर, तब भी आपको नंबर जो है 3 ही मिलने वाले हैं। नुकसान क्या होगा? नुकसान ये होगा कि समय बर्बाद कर दोगे, और इस समय का पता चलेगा जब आप पहुंचोगे 31 से लेकर 34 तक के क्वेश्चन पे। घड़ी देखोगे तो पता लगेगा कि 1 बजने वाले हैं, यहां फंस जाओगे। जितना पूछा है, जितने वर्ड्स की लिमिट दी गई है ना, सिर्फ उतना ही आंसर लिखना है, फोकट का दिमाग नहीं लगाना अपना, इतना ध्यान रखो बस, ठीक है। चलो, और क्या है? द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन प्रोवाइड्स 3 लिस्ट टू डिस्ट्रीब्यूट द लेजिस्लेटिव पावर। जाहिर सी बात है कॉन्स्टिट्यूशन ने 3 लिस्ट दे रखी है, यूनियन, स्टेट और कॉन्करेंट। यूनियन लिस्ट वो लिस्ट होती है जिसमें सेंट्रल गवर्नमेंट कानून बनाएगी, स्टेट लिस्ट वो होती है जिसमें स्टेट के अंदर जो कानून बनाएगी, और कॉन्करेंट लिस्ट वो लिस्ट होती है जिसमें यूनियन और स्टेट यानी कि सेंट्रल और स्टेट गवर्नमेंट मिलकर, यानी कि केंद्र सरकार और राज्य सरकार मिलकर कानून बनाती है। तो कोई ऐसे 2 सब्जेक्ट बनाते हैं, बताने हैं जो यूनियन लिस्ट के अंडर में आते हैं, तो आप बता सकते हो करेंसी है और बैंकिंग है, वो 2 सब्जेक्ट बताने हैं, समझा भी सकते हो। और इन विच लिस्ट द सब्जेक्ट एजुकेशन इज इंक्लूडेड इन व्हाई। अब देखिए इसमें क्या है, इसको 3 मार्क्स में कैसे रिप्रेजेंट करोगे? इसमें देखो क्या लिखा है, स्टेट एनी 2 सब्जेक्ट्स दैट आर इंक्लूडेड इन द यूनियन लिस्ट। कोई ऐसे 2 सब्जेक्ट जो यूनियन लिस्ट के अंडर में आते हैं, तो यूनियन लिस्ट समझा दो कौन से होते हैं, कितने सब्जेक्ट आते हैं। स्टेट लिस्ट समझा दो क्या होती है, उसमें कितने सब्जेक्ट आते हैं। कॉन्करेंट लिस्ट क्या होती है वो समझा दो, उसमें कितने सब्जेक्ट आते हैं ये बता दो। और 2 सब्जेक्ट कौन कौन से यूनियन लिस्ट में आते हैं, करेंसी और बैंकिंग, वो लिख दो। और एजुकेशन जो है वो किस लिस्ट में आता है और क्यों आता है ये भी बता दीजिए, ठीक है। इसमें एक अमेंडमेंट याद आएगा, कमेंट सेक्शन में याद करना है कि एजुकेशन यूनियन लिस्ट का विषय है, स्टेट लिस्ट का टॉपिक है या कॉन्करेंट लिस्ट का टॉपिक है, और किस अमेंडमेंट के तहत इसको एक लिस्ट से दूसरे लिस्ट में ट्रांसफर किया गया था वो भी बताना है आपको कमेंट सेक्शन में। क्लियर बच्चों? आई होप आप चीजें समझ पा रहे होंगे, ठीक है। सैंपल पेपर आपको करने हैं, बहुत जबरदस्त सैंपल पेपर करने हैं। देखिए, हाउ वुड यू इवैल्यूएट नेपोलियन एज एन एडमिनिस्ट्रेटर हु क्रिएटेड अ मोर रैशनल एफिशिएंट सिस्टम, एलुसिडेट द सूटेबल एग्जांपल्स। जाहिर सी बात है क्या बताया उसने, सवाल देखिए कैसे घुमा फिरा के पूछेगा, सारी की सारी चीजें पढ़ी हुई है आपने। नेपोलियनिक कोड, सिविल कोड ऑफ 1804, सवाल देखिए क्या है, हाउ वुड यू इवैल्यूएट। देखिए सवाल क्या है, आप किस तरीके से इवैल्यूएट करोगे नेपोलियन को एक प्रशासक के रूप में। हु क्रिएटेड ए मोर रैशनल एफिशिएंट सिस्टम, जिसने एक रैशनल और एफिशिएंट सिस्टम क्रिएट किया था। सुटेबल एग्जाम से एलुसिडेट करना है, यानी कि यहां पे सिविल कोड ऑफ 1804 से आपको समझाना पड़ेगा कि नेपोलियन ने किस तरीके से एक मोर रैशनल और एफिशिएंट सिस्टम को जन्म दिया था। बिल्कुल सिंपल सी बात है, वही चीज है, सब चीजें आप पढ़ के बैठे हुए हो, कोई दिक्कत वाली बात आपको नहीं आने वाली है। बहुत ही सिंपल पेपर आएगा, बहुत ही सिंपल, बस आपको रिवाइज करना है बेटा, और सैंपल पेपर को ज्यादा से ज्यादा प्रैक्टिस करना है, बिल्कुल जैसे कि बोर्ड में आपका टाइमिंग रहने वाला है। ये देखिए बेटा, ये केस बेस्ड क्वेश्चंस है बेटा, दिख रहे हैं आपको 4 मार्क्स के जो आएंगे केस बेस्ड क्वेश्चंस आपको देखने को मिल रहे हैं। एक इस तरह का केस आपको दिख जाएगा, ठीक है, सत्याग्रह वाला, नेशनलिज्म इन इंडिया का। नेशनलिज्म इन इंडिया से बहुत सारे सवाल बनते हैं बेटा, याद रखना, नेशनलिज्म इन इंडिया को बहुत ज्यादा अच्छे तरीके से पढ़ के जाना है। पावर शेयरिंग, फेडरलिज्म से बहुत सवाल बनते हैं, रिसोर्सेज, मिनरल्स, ठीक है, रिसोर्सेज एंड डेवलपमेंट हो गया, मिनरल्स एंड एनर्जी रिसोर्सेज से बहुत सारे सवाल बनते हैं, ये आपको ध्यान रखना है। मेकिंग ऑफ नेशनलिज्म इन यूरोप है, और आपका ये है नेशनलिज्म इन इंडिया, यहाँ से बहुत सवाल बनेंगे आपके, ये बात ध्यान रखना है। एक एक मूवमेंट आपको क्लियर होना चाहिए, वो मूवमेंट क्यों हुआ, कब हुआ, किसकी वजह से हुआ, क्यों बंद करा, फिर क्यों चालू करा, ये सारी चीज़ें आपको पता होनी चाहिए। तब कौन सी किताब किसने लिखी, कब लिखी, ये सारी चीज़ें ही। बहुत सिंपल पेपर देखने को मिलेगा, बहुत सिंपल। ये केस बेस्ड क्वेश्चन है, ये केस पूरा आपको पढ़ना पड़ेगा, और उस केस के हिसाब से आपको क्या करने हैं बच्चों, आंसर यहाँ पे देने होंगे। क्लियर? ये है, देखिए जैसे ये आ गया है, महाराष्ट्र स्टेट लोग वेस्टर्न इंडिया विद द पॉपुलेशन ऑफ 110 मिलियन, ठीक है, मेन वाटर रिसोर्सेज का एक सवाल आया है ये, ठीक है। तो कुछ इस तरह के केस स्टडी क्वेश्चंस आपको देखने को मिलेंगे, और ये सबसे सवाल सिंपल सवाल होते हैं। एमसीक्यू और केस बेस्ड क्वेश्चन सबसे सिंपल सवाल होते हैं, क्योंकि इसमें लगता है सिर्फ लॉजिक और आंसर आंखों के सामने आपके होता है। मैप जो कि आप सब कर चुके हैं, देखिए मैप वही आ गया, जैसा कि मैंने आपको स्टार्टिंग में एग्जाम्पल दिया था, 2 हिस्ट्री के आएंगे क्वेश्चन और 3 आएंगे ज्योग्राफी के। इंडियन नेशनल कांग्रेस सेशन एट दिस प्लेस इन 1920 में इंडियन नेशनल कांग्रेस का सेशन कहां पे हुआ था, वो
आपको कमेंट सेक्शन में बताना है। देखिए, द प्लेस वेयर महात्मा गांधी ब्रोक द सोल्ट लॉ, वो जगह जहां पे महात्मा गांधी ने सोल्ट लॉ को जाके तोड़ा था, वो जगह आपको क्या करनी है, इंडिकेट करनी है। जैसे देखिए यहाँ पे जैसे इंडिकेट कर रखी है, कुछ इस तरीके से आपको इंडिकेट करनी पड़ेगी बेटा। समझ पा रहे हैं, नहीं समझ पा रहे हैं? बहुत सिंपल सवाल आएंगे, नेशनलिज्म इन इंडिया से मैप से सवाल बनेगा, ध्यान रखना। ऑन द सेम आउटलाइन मैप ऑफ इंडिया लेबल थ्री ऑफ द विद फॉलोइंग सुटेबल सिंपल्स। अब देखिए क्या लिखा है, सवाल को बहुत अच्छे से पढ़ना है, लेबल एनी थ्री। अब तीन, अब बच्चे क्या करते हैं, सवाल को नहीं पढ़ते हैं, चारों के चारों मार्क्स कर देते हैं, एनी थ्री करना है आपको, ठीक है। जैसे कोल माइन इन तमिलनाडु आपको देखने को मिल जाएगी, या चेनाब नदी के ऊपर एक डैम बना हुआ है, या एक लार्जेस्ट नेचुरल मेजर सी पोर्ट लोकेटेड आंध्र प्रदेश, या नोएडा सॉफ्टवेयर टेक्नोलॉजी पार्क। ये चीजें हैं जो आपको इन चारों में से एक तीन जो है मैप के अंदर क्या करनी है, मार्क करनी है। और बहुत ही सिंपल सवाल आपको यहां पे देखने को बच्चों मिल जाएंगे। आई होप आप ये चीजें सारी की सारी समझ पा रहे होंगे, ठीक है। ये तो ठीक है हमारा, ठीक है। और क्या खास है, बस ये है। तो ये हमारा सैंपल पेपर है जिसको हमने एक रफली तरीके से मैंने समझाने की कोशिश करी है कि 1 मार्क्स के, 3 मार्क्स के या 5 मार्क्स के या मैप से क्वेश्चन आप किस तरीके से अचीव कर सकते हैं। एमसीक्यू में बहुत बार आपसे पूछा जाता है कि इनमें से कौन सा स्टेटमेंट इनकरेक्ट है, वहां बहुत फोकस करना है। बच्चा जल्दीबाजी में उस क्वेश्चन को क्या पढ़ लेता है कि करेक्ट स्टेटमेंट पूछा गया है और उसको मार्क कर देता है। एमसीक्यू में ध्यान रखना है, क्वेश्चन को बहुत गौर से पढ़ना है कि इनकरेक्ट स्टेटमेंट पूछा है, करेक्ट स्टेटमेंट पूछा है, विच ऑफ द फॉलोइंग पूछा है, या विच ऑफ द मतलब कौन से में से नहीं है, वो चीज पूछी है। ये चीज आपको गौर से बात करनी है। एमसीक्यू में सवाल पढ़ने हैं और चारों ऑप्शंस को तफसीर से पढ़ना है और पहले गलत आंसर्स को डिलीट करना है, उसके बाद राइट आंसर तक पहुंचना है, ठीक है बच्चों। ये चीज आपको ध्यान रखनी है। उसके बाद क्या बताया, जितने वर्ड्स लिखे गए हैं उतने ही वर्ड्स में आंसर देना है। 2 मार्क्स का आंसर तो ज्यादा से ज्यादा 2 या 3 पॉइंट लिख देने हैं और स्टार्टिंग के जो पॉइंट्स लिख रहे हो उसी में अपने सारे इंग्रेडिएंट्स को डाल देने हैं, सारे मेन पॉइंट्स को। ऐसा नहीं कहना बाद में कचरा लिखना है, बाद में भी काम की चीजें लिखनी है, लेकिन कहते हैं ना फर्स्ट इंप्रेशन इज लास्ट इंप्रेशन। पहली जो चीज डालोगे, पहले जो एग्जामिनर की आंखों की नजर में आएगा, वो ही आपके लिए क्या होगा, एक शानदार पॉइंट होगा जहां पे आप अच्छे नंबर अचीव करोगे। जब आप 5 मार्क्स के क्वेश्चन अटेम्प्ट करोगे बेटा, तो उसमें पैराग्राफ मत लिख देना। अगर कहीं पे मैप आ सकता है तो हल्का सा छोटा सा मैप डिजाइन कर लो, प्रैक्टिस कर लो, हल्का फुल्का सा, जैसा भी टूटा फूटा आप कर सकते हो। और ये सब, और ये चीजें जो हाईलाइट करते हो, अलग अलग पेनों से लिखते हो, ये कर लेना, लेकिन जब टाइम पे कंप्लीट हो जाए पेपर, उसके बाद चीजों को हाईलाइट करना बेटा। सबसे पहला टास्क आपका ये रहेगा कि टाइम पे पेपर कंप्लीट करना है। दूसरी बात, जो सवाल नहीं आ रहा है उनको स्किप करना है, लोड नहीं लेना है दिमाग में। कभी कभार ऐसा इंसिडेंट भी होगा जो पहला क्वेश्चन दिखेगा, दूसरा दिखेगा, तीसरा दिखेगा। ऐसे इंसिडेंट आएंगे कि स्टार्टिंग के तीनों क्वेश्चन के ही जवाब आपको नहीं आने हैं। वहीं पर ही हिम्मत नहीं हारनी है, जहां नहीं आ रहा है कोई बात नहीं, छोड़ देना है। वो क्वेश्चन सबसे पहले अटेम्प्ट करने हैं जो आपको आते हैं, गिवन टाइम पे करने हैं। जितनी वर्ड्स की लिमिट दे रखी है उतनी वर्ड की लिमिट पे आपको क्या करना है, उन सवालों को करना है। ज्यादा समय बर्बाद नहीं करना है, पॉइंट्स में आंसर को आपको प्रेजेंट करना है। और फ्लो चार्ट बना सको तो फ्लो चार्ट बना देना, मैप बनाना आता हो तो मैप बना देना। इससे क्या होगा, कॉपी भी साफ दिखेगी, आंसर को लिखने का प्रेजेंटेशन भी बहुत अच्छा दिखेगा और चेक करने वाला भी आपको ज्यादा से ज्यादा नंबर देके जाएगा, क्योंकि एसएसटी बेटा एक थ्योरेटिकल सब्जेक्ट होता है। और याद रखना, बहुत बार आपकी जो फर्स्ट क्वेश्चन आपसे पूछा गया जिसका जवाब आपको फर्स्ट में नहीं आ रहा था, हो सकता है 37 तक क्वेश्चन पहुंचते पहुंचते उस सवाल का जवाब आपको 37 क्वेश्चंस में मिल जाए। ऐसा हो जाता है बहुत बार, मेरी बात पे यकीन करना। स्टार्टिंग में अगर फर्स्ट क्वेश्चन का जवाब आपको नहीं आ रहा है, मान लीजिए एमसीक्यू, हो सकता है जब आप 37 क्वेश्चन तक पहुंचोगे तो इन 37 क्वेश्चन के अंदर ही उस फर्स्ट या सेकंड क्वेश्चन का आंसर आपको मिल सकता है, 100% मिल सकता है। सीबीएसई के अंदर ऐसी चीजें पॉसिबल हो सकती है। बस आपको होप नहीं हारना है। अगर कोई सवाल नहीं आ रहा है तो छड्डो, उसको छोड़ देना है, लोड नहीं लेना है बिल्कुल भी। पहले वो ही अटेम्प्ट करेंगे जो हमें आता है, गिवन टाइम पीरियड पे करेंगे। बाद में जो समय बचेगा उस पे दिमाग लगाना है जो नहीं आ रहा। और याद रखना, कोई भी क्वेश्चन छोड़ के नहीं आना है। नेगेटिव मार्किंग का कोई सा लोड है ही नहीं, थ्योरेटिकल पेपर है। जो भी हल्का फुल्का याद है, जितना भी याद है उसको लिखने की कोशिश करनी है, अच्छी तरीके से रिप्रेजेंट करना है। लिमिट में जितना लिमिट लिखा है उतने ही लिमिट वर्ड्स में आपको सवाल का आंसर लिखना है बेटा। और जब लास्ट में जाके टाइम बच जाए तो फटाफट एक बार पेपर को रिव्यू कर लेना है, स्पेशली एमसीक्यू के आंसर आपने क्या दिए हैं वो रिव्यू कर लेना है, केस स्टडी को अच्छे से पढ़ लेना है। और तब अगर समय बच जाए तो अच्छी तरीके से हाईलाइट कर दें, जिससे कि आपके मेन स्टेटमेंट को पूरा हाईलाइट नहीं कर देना है। जो मेन पॉइंट्स हैं जो आपको लगता है वो हाईलाइट होना चाहिए, जैसे कोई डेट हो गया, कोई इवेंट हो गया, कोई पर्सनैलिटी हो गई या किसी बुक का नाम हो गया, उसको हाईलाइट कर देना है। और फिर आपको अपना पेपर क्या कर देना है, दी एंड कर देना है। तो आज के हमने सेक्शन में बात करी है कि किस तरीके से आप पेपर को अचीव कर सकते हैं, क्या क्या चीजें आपको करनी है, क्या क्या चीजें आपको छोड़नी है। लोड नहीं लेना है, अभी सिर्फ रिवीजन पे फोकस करना है बच्चों। सैंपल पेपर करो, जैसे कि बोर्ड की टाइमिंग रहती है उस बोर्ड की टाइमिंग के हिसाब से अपना आपको हैबिचुअल बनाओ, ताकि जब वहां पे पेपर देने जाओगे तो किसी तरह का कोई स्ट्रेस नहीं आएगा। टाइम से उठो, हल्का फुल्का भोजन करो, मस्त रहो और पेपर देने बैठ जाओ ना। जो सवाल पहले आया पहले वो करने हैं, जो नहीं आ रहा है उनको छोड़ देना है। हो सकता है 37 तक क्वेश्चन पहुंचते पहुंचते उनके जवाब आपको बीच रास्ते में ही
कहीं ना कहीं मिल जाए। तो लोड नहीं लेना है, इस वीडियो को समझना है अच्छे से, जो जो बातें कही है उनको ध्यान रखना है, पॉजिटिव माइंड के साथ जाना है, नेगेटिव माइंड जैसी कोई चीज़ें होती नहीं है, पॉजिटिव माइंडसेट को रखना है, तरीके से पढ़ना है, मस्त रहना है, रिलैक्स होकर पढ़ना है, लोड नहीं लेना है, ठीक है। और जब आपका एसएसटी का पेपर हो जाएगा तो उसका सॉल्यूशन हम आपके लिए लेके आएंगे, और बहुत ही सिंपल पेपर आता है, लोड नहीं लेना है। जिसने तरीके से पढ़ा है, जिसने कॉन्सेप्ट्स को समझा है, जिसने डीप में पढ़ा है, जिसने सिर्फ रटने पे फोकस नहीं करा है, वो झंडे गाड़ के आएगा, इस बात की गारंटी है। आई होप आपको ये वीडियो पसंद आई होगी। अगर वीडियो आपको पसंद आए तो इस वीडियो को लाइक करना है, शेयर करना है, अच्छे अच्छे कमेंट करने हैं, और मोशन फाउंडेशन यूट्यूब चैनल को आपको सब्सक्राइब करना है। जल्दी ही आपसे मिलूंगा एक और बेहतरीन वीडियो के साथ, तब तक के लिए थैंक यू, बाय बाय, जय हिंद।